अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। हम आपको आज के अपनी इस एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपनी एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे बच्चों की गार्डियनशिप और कस्टडी के हवाले से पाकिस्तान में जो भी कवानीन मौजूद हैं उस बारे में। इसी हवाले से आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट मरियम मलिक, जो कि एक लॉयर हैं और कराची में प्रैक्टिस कर रही हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी अपने लिसनर्स को, मरियम मेरी सीनियर हैं और मेरी कॉलीग भी रह चुकी हैं और आज मुझे बहुत खुशी है कि मरियम ने हमें जॉइन किया है। सो अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। आई होप यू आर वेल खुशबख्त। बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमें भी बहुत खुशी है कि आप आई हैं और होपफुली इस एपिसोड से और आपकी नॉलेज से तमाम लोग जो है हमें सुन रहे हैं वो बेनिफिट करेंगे। सो इसी के साथ मरियम मैं इंशाल्लाह। आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि अगर आप पहले हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि कस्टडी और गार्डियनशिप में क्या फ़र्क है? पहले आप ये बताएं और फिर इसी के हवाले से जो कवानीन मौजूद है क्या वो अलग हैं, सेम हैं? तो उसके हवाले से आप थोड़ा-सा हमें आगाही फ़राहम करें। ठीक है। देखिए जो कस्टडी और गार्डियनशिप में बहुत ही सिंपल अल्फाज़ों में मैं अगर आपको इसके बारे में वज़ाहत दूँ, तो वो ये है कि कस्टडी होती है कि जैसे बच्चे अपने माँ-बाप के साथ रह रहे होते हैं या किसी एक पेरेंट के साथ अगर वो रह रहे हों, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो गुज़ार रहे हों, वो कस्टडी होती है, ठीक है? तो जब हम जैसे बच्चे पैदा भी होते हैं, वो अपने माँ-बाप के साथ रह रहे होते हैं, तो बेसिकली माँ-बाप की कस्टडी के अंदर होते हैं। बच्चों की कस्टडी उस वक़्त दोनों माँ-बाप के पास होती है। गार्डियनशिप जो है वो एक ज़रा लीगल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी जो डेफ़िनिशन है वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 के अंदर प्रोवाइड की हुई है। मैं वो पढ़ के सुना देती हूँ ताकि जी, उसके ऊपर फिर हम प्रॉपर आपको जी, वज़ाहत दूँगी। जी। जो गार्डियन को डिफ़ाइन किया है एज़ अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज़ प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज़ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, हुँ, ठीक है? तो अ, बेसिकली एक वो शख़्स जिसके हवाले में माइनर या अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी है, वो अगर उसकी केयर में हो, उसके साथ उ उसका ख़्याल जो है, वो जो बंदा रख रहा होता है ना, वो उसे गार्डियन कहते हैं। लीगली हुँ, ये टर्म है, ठीक है? और अगर इसको थोड़ा-सा समझने के लिए मैं आपको बताऊँ तो इसमें ये है कि बेसिकली ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अमूमन माँ-बाप के ऊपर होती है, अगर खुदा ना ख़ास्ता माँ-बाप नहीं हों तो खाला हो, फूफी हो, चाची हो, जो भी नेक्स्ट पर्सन होता है, दादे हों, दादा-दादी होते हैं, नाना-नानी होते हैं। तो वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक माइनर की मतलब 18 साल से जो नीचे जिसकी उम्र है बच्चे की, उसका ख़्याल रखें और उसके जो भी रोज़मर्रा के काम हैं, उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ वग़ैरह, उसका ख़्याल रखें। लेकिन जो लीगली इस पे उन पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जो ज़िम्मेदारी है और जो लॉ उन पे बेसिकली गार्डियन के ऊपर जो इम्पोज़ करती है, वो ये है कि जैसे अगर आपको आईडी कार्ड बनवाने जाना होता है, आपको हुँ, स्कूल में कोई डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, तो वो गार्डियन उस पॉइंट पे आता है। हुँ, अमूमन तो माँ-बाप ही होते हैं, जो ये सारे काम इन सारे सिलसिलों को देख रहे होते हैं। हुँ, तो ये मेन फ़र्क है। बेसिकली अम, इसको ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि इन माय एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है वो यही है कि लोग इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो हुँ, जाती है कि गार्डियन क्या होता है, कस्टडी क्या होती है, जी, दोनों क्या एक ही चीज़ें हैं, दोनों क्या फ़र्क चीज़ें हैं, दोनों बिल्कुल फ़र्क चीज़ें हैं। कस्टडी आम तौर पे गार्डियन के पास ही होती है, ठीक हुँ, है? गार्डियन जो हमारे मज़हब के हवाले से जो नेचुरल गार्डियन होता है वो बाप होता है। हुँ, ये मज़हब की तरफ से है हमारे। लेकिन हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लीगली भी वो ही गार्डियन है। उसके ऊपर फिर अगर तो आगे की बात होती है अगर केस फाइल हो जाए, हुँ, अगर आपको मतलब लीगली अगर कोई उसको परस्यू करे, तो उसमें फिर तब चीज़ पता चलता है कि एग्ज़ैक्टली क्या एग्ज़ैक्ट सिचुएशन है। तो ये लीगल टर्म है, हुँ। इसको अ, तो मरियम मतलब आप जब ये सिर्फ़ अपने कहना लॉ को समझना चाहिए। हाँ, हुँ, तो हुँ। बस इसी से मैं आपसे एक सवाल करूँगी, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर कोई पेरेंट अप्लाई करना चाहता है अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, तो उसको कस्टडी और गार्डियनशिप के लिए दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए?
ताकि वो पूरी तरह से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर आ जाए, या फिर आप क्या सजेस्ट इस हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप हमें दें। देखिए, अगर तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टडी का हेलो? जी जी। या सॉरी, आई थॉट आई लॉस्ट यू। हम्म, अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टडी का इश्यू है, मतलब कि 2 माँ-बाप हैं, उनके बीच में मामले बिगड़ गए हैं, वो अलग रहना चाह रहे हैं और अब सवाल ये है कि बच्चा किसके पास रहेगा, कस्टडी किसके पास होगी। तो हाँ, उस सिचुएशन में आप कस्टडी के लिए ही अप्लाई करें, उसमें तो मैं ये नहीं एडवाइस करूँगी कि आप गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करें। गार्डियनशिप के लिए आप तब अप्लाई करते हैं, जब आपको एज़ अ गार्डियन आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आपको अगर जैसे बच्चे का एनआईसी बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, स्कूल वाले माँगते हैं, पूछते हैं कि भई गार्डियन कौन है? अमूमन तो ख़ैर माँ-बाप दोनों ही अवेलेबल होते हैं। अगर वो नहीं होते या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फादर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम्म, फिर मदर को एज़ अ गार्डियन देन या शी शुड अप्लाई। But otherwise when it's not necessary then there's no need. Then if so long as you have the custody there is no problem. ठीक है। तो आपने बात की कि अगर साथ हैं या मामलात बिगड़ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा-सा और स्पेसिफ़ाई करें इस बात को कि हुँ। अगर क्या ज़रूरी है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके दरमियान डिवोर्स हो तभी वो जो है एक पेरेंट जो है वो गार्डियनशिप या कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकता है? या फिर अगर सिर्फ़ सेपरेशन हो या फिर अगर बातचीत नहीं हो रही हो या फिर चलें एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन डिवोर्स नहीं है लेकिन अ, वो बच्चे की गार्डियनशिप चाह रहे हैं, तो क्या इस तरह के कोई मामलात हैं कानून में कोई प्रोविजंस वगैरह जिस पे देखिए आप हाइलाइट करें? इस मैं आपको इसको ना 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक ये तरीका है कि आपको आपका कानून क्या क्या प्रोवाइड करता है। क्या कानून जो है वो कंसिडर करता है कि डिवोर्स होगी तो फिर ही आप कस्टडी और गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करेंगे या और प्रैक्टिकली क्या होता है। तो ये 2 तरीके हैं, ठीक है? हुँ, इसमें जो हमारा स्टैट्यूट है जो कि जो पेरेंट स्टैट्यूट है इसमें वो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 जिसका अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, जी, ठीक है? जो गार्डियन की अपॉइंटमेंट के लिए जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, वो है सेक्शन 7, 8 17 और 19, ठीक है? उनमें से कोई भी सेक्शन जो है वो ना तो ये कहता है कि भई पेरेंट्स को डिवोर्स होना चाहिए, ना वो ये कहता है कि पेरेंट्स अगर सेपरेटेड होंगे तो क्या होगा। ये कंसिडरेशन नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन, ठीक है? ठीक, जी, सिमिलरली फॉर कस्टडी ऑल्सो अगर आप थोड़ा-सा जब हम आगे जाके इस पे बात करेंगे और मैं आपको क्लैरिटी दूँगी कि कस्टडी के लिए आपको क्या जी, किस तरह से एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। बिल्कुल, उसमें भी कोई ये बार नहीं है, कोई ये कानून की तरफ से ठीक है। एक प्रीरेक्विज़िट नहीं है कि भई आपको डिवोर्स्ड होना चाहिए या सेपरेटेड होना चाहिए। ठीक है। सो हम कोर्ट प्रोसीजर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ मरियम कि हुँ। क्या जो नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट होता है, हिज़ानत का कॉन्सेप्ट होता है, उसका मतलब कि 7 साल की उम्र है अगर बच्चे की, तो फिर मदर के पास ही नेचुरल राइट टू कस्टडी है कि वो माँ के पास ही बच्चा रहता है। तो क्या मतलब तो उसमें अगर एक नेचुरल राइट उसको गिवन है, तो क्या ज़रूरी है कि वो उस पीरियड पे जो मदर है, वो कस्टडी के लिए फाइल करे? अ, इसमें क्या लीगल क्या कानूनी तकाज़े क्या हैं इसमें? देखिए जो कस्टडी बड़ा सिंपल सा एक मतलब फॉर कस्टडी ना एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। कोर्ट एक ही चीज़ देखता है कि बच्चे के वेलफेयर में क्या है? व्हाट इज़ द वेलफेयर ऑफ द माइनर, ठीक है? तो इसलिए जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और प्रैक्टिकली भी और मैं इसको इसी तरह से समझती हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी यही किया है। हिज़ानत जो है वो एक प्रेफ़रेंशियल राइट है लेकिन ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है? जी, इसके ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे की एज हिज़ानत से निकल गई है इसमें थोड़ा-सा मैं ज़रा क्लैरिफ़िकेशन भी दे देती हूँ कि जी, हिज़ानत का जो राइट है वो अगर बेटा है तो 7 साल की उम्र तक मदर का नेचुरल राइट टू कस्टडी है और बेटियों के लिए ये सुन्नी कानून में जो है, बेटियों के लिए प्यूबर्टी तक मतलब जब तक उनको पीरियड्स नहीं आते तब तक हुँ, वो माँ का नेचुरल राइट टू कस्टडी है। हुँ, शिया लॉ में थोड़ी-सी फ़र्क है इसमें। उनके ख़ैर काफ़ी सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं हुँ, लेकिन जो एक ओवरआर्चिंग मैं हुँ, जी, एक प्रिंसिपल आप बता रही हैं। प्रिंसिपल मैं बता रही हूँ कि उसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है बेटे के लिए 2 साल होती है और बेटी के लिए 7 साल होती है, ठीक है?
तो ये एक उन्होंने एज लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है कानून की तरफ से, हमारे मोहम्मद इन लॉ की तरफ से ये एक एज लिमिट्स हैं कि इस एज तक जो है बच्चे की देखभाल माँ करेगी और इस एज के बाद जो है वो बाप का राइट हो जाता है। लेकिन अगेन ये एक राइट बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस उसके बाद बस बाप के पास ही जाएगी या उससे पहले माँ के पास ही जाएगी। ये इसके ऊपर आप ऑब्वियसली अगर कोर्ट ये देखेगा कि बच्चे के वेलफेयर में नहीं है कि वो अगर बेटा है और 7 साल से ऊपर उसकी उम्र हो गई है, तो और लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल फादर जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसने दूसरी शादी कर ली है, उस वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, बच्चे की एजुकेशन नहीं सही से हो रही, तो फिर वो बाप के पास नहीं जाएगा बेटा, फिर वो कस्टडी माँ के पास ही रहेगी। तो ये एक एब्सोल्यूट बार नहीं है, एक कानून की तरफ से एक प्रोविज़न है, कुछ सर्कमस्टांसेस में वो आपके काम आती है, लेकिन जो इन माय बिल्कुल। एक्सपीरियंस इट्स जस्ट अ प्रेफरेंशियल राइट, ये ठीक कोई है। एब्सोल्यूट नहीं है। तो कोर्ट बेसिकली कंसिडर करता है, दे टेक इनटू अकाउंट की हिज़ानत पीरियड है, लेकिन एज़ सच ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब इस पे प्रॉपर रिलायंस इतनी नहीं होगी, ये आप कहना चाह रही हैं? मैं ये नहीं मैं बोलूँगी कि प्रॉपर रिलायंस नहीं होती, मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही हूँ कि एक इसको बहुत दफ़ा मैंने नोटिस किया है कि यू नो पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को या तो देख के बहुत परेशान हो जाते हैं कि भई इसके बाद तो हमारे पास बच्चा आ ही नहीं सकता, या उनको ये बा या इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इवन इन कोर्ट्स ऑफ लॉ बहुत दफ़ा इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस चीज़ को एज़ अ डिफेंस लिया जाता है कि नहीं अब तो इनका राइट ही नहीं रहा है, तो 7 साल से ऊपर हो गई उम्र बच्चे की, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ हुँ, उस चीज़ को ये इस पे मैं अब जी, मैं लोगों के लिए, आम आदमी के लिए ये वज़ाहत दे रही हूँ कि इस चीज़ को लेके बंदे को डर नहीं जाना चाहिए। ये हुँ। एक राइट है, ये आपके पास है, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर मरियम आप ये हमें बताएँ कि अगर किसी पेरेंट को अब कस्टडी चाहिए अपने बच्चे की और गार्डियनशिप चाहिए, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करें कि पहले उनको क्या करना चाहिए, पहला स्टेप, उसके बाद फिर कोर्ट में अगर फाइल हो जाता है केस तो क्या कोर्ट देखता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या चांसेस हैं कि कस्टडी किसको मिले? तो इस हवाले से आप वज़ाहत करें। देखिए पहले हम बात करते हैं ना कस्टडी के बारे में, ठीक है? कस्टडी अगर आपको माँ को या बाप को बच्चे की कस्टडी के लिए अप्लाई करना होता है, तो आप सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंडर अप्लाई करते हैं, ठीक है? आपका एक एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, फैमिली कोर्ट के अंदर फ़ाइल होती है। ये एप्लीकेशन जो है वो मैं करा सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से आपको ज़रा बता देती हूँ कि चूँकि सिंध में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, ठीक है? जी। जो साउथ में पड़ता है, डिफेंस वाला जो इलाका है, वो साउथ के अंदर पड़ता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिहाइश डिफेंस के अंदर है, आप फैमिली कोर्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे, सेक्शन 25 का की एप्लीकेशन देंगे। आपकी एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस इश्यू करेगा कोर्ट, ठीक है? टू द अदर साइड। सो हम इस तरह से देते हैं ना कि जैसे माँ अप्लाई कर रही है कस्टडी के लिए, ठीक है? माँ ने बच्चे की कस्टडी के लिए अप्लाई किया, वो फादर को पार्टी बनाएगी इन इन हर एप्लीकेशन। फादर को कोर्ट नोटिसेस इश्यू करेगा। जब नोटिस इश्यू हो जाएगा, जो कोर्ट नेक्स्ट तारीख देगा, उस पे फादर या तो खुद अपीयर होंगे या थ्रू अ लॉयर अपीयर होंगे। लॉयर अपना वकालतनामा फ़ाइल करेगा। हुँ, उसके बाद उनके पास महीने का टाइम होता है कि वो अपना रिटन स्टेटमेंट मतलब अपना जवाब जो कि माँ ने एप्लीकेशन फ़ाइल की, उस पे जो उनका जवाब है, वो फ़ाइल करें। हुँ, ठीक है? वो उस महीने के अंदर ऑल्दो इसको इतना स्ट्रिक्टली फ़ॉलो नहीं किया जाता, लेकिन हुँ, महीने तक का टाइम होता है, आप अपना जवाब फ़ाइल कर दें। अच्छा, अब यूजुअली आपकी जो सेक्शन 25 की एप्लीकेशन होती है फॉर कस्टडी, उसके साथ आप एक अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टडी नहीं है, मतलब बच्चे आपकी कस्टडी में नहीं है, बच्चे दूसरे पेरेंट की कस्टडी में, तो हमारी हुँ, एग्ज़ाम्पल जो है, उसमें ये है कि माँ ने फ़ाइल किया है, तो हम कहते हैं कि कस्टडी चलो उस वक़्त बाप के पास है। बच्चों की कस्टडी बाप के पास है, माँ चाह रही है कि कस्टडी उनको मिल जाए। वो अपनी सेक्शन 25 की एप्लीकेशन के साथ एक सेक्शन 12 की भी एप्लीकेशन डालेगी, सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है। जिसमें वो बोलेगी कि मुझे विज़िटेशन चाहिए बच्चों के साथ। हुँ, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे माँ को ये एप्रीहेंशन है कि ये जो मेरे जो बाप है वो बच्चों को लेके मुल्क से बाहर चला जाने वाला है।
तो वो एक ये भी एप्लीकेशन दे सकती है कि इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि ये हम्म, मुल्क से बाहर ना जा सकें, ठीक है? ये जो 2 एप्लीकेशंस मैंने जिनकी एग्ज़ाम्पल दी है, ये इन्हें कानूनी तौर पे कहते हैं इंटरिम एप्लीकेशन या इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, मतलब केस चल हम्म, रहा है लेकिन उसके बीच में आपने एक एप्लीकेशन डाल दिया। ठीक है। तो इन एप्लीकेशंस के ऊपर पहले सुनवाई होगी, अदर साइड अपना जवाब उन एप्लीकेशंस पे देगी, उसके बाद आपकी आर्ग्यूमेंट होगी, कोर्ट उस पे ऑर्डर पास करेगा। विज़िटेशन की जो एप्लीकेशंस होती है ना, इसमें देयर इज़ कोई डाउट नहीं है, कोर्ट हमेशा विज़िटेशन अलाउ करता है हम्म, दूसरे पेरेंट को। वो माँ हम्म, हो, बाप हो, जो भी हो, विज़िटेशन की हमेशा एप्लीकेशन अलाउ होती है, हम्म। ठीक है? विजिटेशन अम, यानी कि वो मिलना चाह रही है ना, मतलब अगर हाँ, वालिदा फाइल मिलना करे चाह तो रही हैं, अपने बिल्कुल। बच्चों से अगर मिलना चाह वालिदा वालिदा बच्चों से मिलना चाह रही हैं, कोर्ट उसमें आपको 2 किस्म के ऑप्शंस देगा, या वो आपको बोलेगा कि आप अपनी पसंद की कोई जगह बता दें, जो रही है। दोनों पार्टीज़ को मंज़ूर हो। जैसे हम्म, कि किसी के घर पे मिल लिया, किसी पार्क में मिल लिया, कहीं जी, बाहर कहीं मिल लिया, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कोर्ट के अंदर मुलाकात होगी। तो ये आपके इंटरिम एप्लीकेशंस के ऊपर ऑर्डर होते हैं। उसके अलावा जो है आपकी जो मेन आपका केस है, जो आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है कस्टडी की, उस पे आपकी एविडेंस चलती है। एविडेंस मतलब कि आपके विटनेसेस आते हैं, विटनेसेस जो हैं वो अपनी एविडेंस देते हैं, अपना बयान देते हैं कोर्ट में। उसके ऊपर उनकी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होती है, अदर साइड जो है वो उनसे उनके बयान पे सवाल पूछती है। जो ये सवाल-जवाब होते हैं वो सारे इसी चीज़ के इर्द-गिर्द सेंटर्ड होते हैं कि बच्चे की बेहतरी में क्या है, बच्चे के लिए क्या बेहतर है, बच्चे के वेलफेयर में क्या है। क्या बच्चे के वेलफेयर में ये है कि वो माँ के पास रहे, या उनके वेलफेयर में ये है कि वो बाप के पास रहें। तो उस हवाले से सवाल-जवाब होंगे, और फिर बिल्कुल, आपकी कोर्ट में एक फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है और आपके केस का फैसला आ जाता है। ये सही है। मतलब इन वेरी शॉर्ट टर्म्स ये हम्म, पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस, अ, जी। टाइम लग जाता है इसमें, साल 2 साल भी लग सकते हैं, लंबा टाइम भी हो सकता है। लेकिन इन शॉर्ट ये दिस इज़ द प्रोसेस दैट इज़ फॉलोड। ठीक है, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ही क्लियरली समझाया है। तो इस आपने वेलफेयर की बात की मरियम, तो आप अगर ये बताएँ कि कोर्ट की नज़र में हमारे जो कवानीन मौजूद हैं, उसमें वेलफेयर को किस तरह डिफाइन किया गया है? ये क्या क्या होता है ये? देखिए, वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक कानून में, वेलफेयर एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आप उसको एग्ज़ैक्टली कोर्ट्स ने उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, ठीक है? हुँ, बट इन सिंपल टर्म्स वेलफेयर में ये है कि अ, बच्चे का सबसे ज़्यादा ख़्याल कौन रख सकता है, ठीक है? मतलब उसकी एजुकेशन कौन बेहतर उसको प्रोवाइड कर सकता है, उसको प्यार मोहब्बत कौन ज़्यादा दे सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं हुँ, कि फादर है, फादर ने एप्लीकेशन फ़ाइल की है कस्टडी की, ठीक है? कस्टडी इज़ विद द मदर। फादर ने एप्लीकेशन फ़ाइल की है फॉर कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन फादर इज़ अ वर्किंग मैन। तो और वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक घर पे नहीं होता। तो फिर कोर्ट के सामने ये सवाल होगा कि फिर बच्चों का कौन ख़्याल रखेगा उस टाइम पे? बच्चों को स्कूल कौन छोड़ेगा? उनको खाना कौन देगा? उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी कोई मेडिकल नीड्स हैं, उनको कौन पूरी करेगा? हुँ, ठीक है? तो ये एक बड़ा ब्रॉड सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और जो चीज़ इसमें समझने की है वो ये है कि ये इस पे तो मैंने केस लॉ भी देखा है कि किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट्स से डिप्राइव करना जो है ना, हुँ, मतलब कि अगर बच्चे माँ के पास रह रहे हैं, तो कोर्ट कभी ये नहीं बोलेगा कि इट इज़ इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कि वो माँ के पास ही रहें और बाप से बिल्कुल मिले ही नहीं, हुँ, ठीक है? तो जो दूसरा पेरेंट है उसकी विज़िटेशन, उससे जो मिलना-जुलना होता है वो भी वेलफेयर में आता है, कि बच्चे का सबसे अच्छा ख़्याल, उसकी नीड्स को कौन पूरी कर सकता है, उसकी रोज़ मतलब उसको एक बच्चों को दुनिया में जाने के लिए तैयार कौन कर सकता है, ये हुँ। सब चीज़ें वेलफेयर में आ जाएँगी। इमोशनल और मेंटल हेल्थ वगैरह के इमोशनल, हवाले से। मेंटल हेल्थ, एग्ज़ैक्टली ये सब चीज़ें उसमें आ जाएँगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट के सामने एक ऐसा पेरेंट है, बी इट मदर और फादर, कि जो मेंटली खुद अनस्टेबल है, उनकी कोई मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या वो हेल्थ उनकी डिटेरियोरेट हो गई है, मे बी हुँ,
गॉड फॉरबिड वन ऑफ देम इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर या उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट है, तो वो सब चीज़ें कोर्ट कंसिडर करेगा कि माँ बाप के खुद क्या हालात हैं, वो क्या बच्चे को प्रॉपर केयर, प्रॉपर अटेंशन, उसकी हर नीड को पूरी कर सकता है, जो बिल्कुल। भी पेरेंट है, माँ है या बाप है, या ठीक है। वो नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें वेलफेयर में आ सही। जाती हैं। तो ये आपने वेलफेयर को जैसे डिफाइन किया और आप यही चीज़ जो है वो आई थिंक एविडेंस जब चलता है, आपने जो पूरा कोर्ट प्रोसेस बताया, तो थोड़ा-सा ये प्रोसीजरल क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं चाहूँगी अगर आप इसको आसानी से हमारे लिसनर्स को समझाएँ, क्योंकि बहुत मर्तबा ये होता है कि वो केस फाइल कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो जाता है और वो फिर बेसिकली कोर्ट कचहरी का हमारा माहौल ही इस तरह का है। तो अगर आप हमें ये बताएं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन-कौन विटनेस बन सकता है इस चीज़ में? आपने वेलफेयर की देखिए, बात की। विटनेस तो कोई भी बन सकता है, मतलब डिपेंडिंग कि कौन सी साइड पे किस किस साइड से आर्ग्यूमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी पहली जो हम एग्जांपल ले रहे थे कि माँ ने फाइल किया हुआ है कस्टडी के लिए, बच्चों की कस्टडी बाप के पास है। माँ जो है वो खुद एज अ विटनेस अपने आप को पेश कर सकती है, वो अपने माँ बाप को एज अ विटनेस पेश कर सकती है, वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि हम बच्चे का ख्याल कैसे रख सकते हैं, उसका स्कूल हमारे घर के पास है। बच्चों की अगर कोई टीचर्स हैं, उनको एज़ अ विटनेस बुलाया जा सकता है, उनके डॉक्टर्स को एज़ अ विटनेस बुलाया जा सकता है। आपके अपने जो कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रॉमेटाइज़िंग एक्सपीरियंस हुआ है फैमिली के अंदर, जी। जैसे कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि बाप ने अब्यूज़ किया हो माँ को, हुँ, डोमेस्टिक वायलेंस की हो, तो उस चीज़ की गवाही देने के लिए लोगों को बुलाया जा सकता है, दिखाने के लिए कि बाप जो है वो मतलब अच्छा आदमी नहीं है, हुँ, वो नहीं ख्याल रख सकता, ठीक, वो मारता-पीटता है, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। सही, आप ठीक है, टीचर्स को बुला सकते हैं ये दिखाने के लिए कि बच बच्चों की फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, उसमें कौन ज़्यादा इन्वॉल्व था। डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है कि भई ये डॉक्टर का ज़्यादा राब्ता किससे रहा है, किसने डॉक्टर ऐसे भी तो होता है ना कि माँ जो है वो डॉक्टर के पास लेके जा रही है बच्चों को, या जी, बाप ही सिर्फ लेके जा रहा है, डॉक्टर को पता ही नहीं है कि दूसरा पेरेंट कौन है। तो इन सब चीज़ों की गवाह वो तो आपने अपना केस बनाने के लिए आप अपने लोग देख सकते हैं कि आपको किसको जी, बुलाना है, कौन इस चीज़ की गवाही दे सकता है कि इस बच्चे का वेलफेयर माँ के पास लाया करता है या बाप के पास लाया करता सही। है। तो मरियम, ये अगर आप बताएँ कि क्या बच्चा जो है जिसकी कस्टडी का केस चल रहा है, या फिर जनरली अगर बच्चा है उसको क्या विटनेस बना सकते हैं? क्या उनकी जो टेस्टिमनी है वो उसका कोई इम्पैक्ट है? इस हवाले से अगर आप बात करें तो। देखिए, अंडर इसमें जो है ना सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 गार्डियन वार्ड्स एक्ट का जो है वो ये कहता है कि जो अगर बच्चा उसकी इतनी उम्र है और इतनी उसमें अक्ल है कि वो एक इंटेलिजेंट प्रेफ़रेंस बना सके, मतलब हुँ, सोच समझ के जवाब दे सके, सोच समझ के फ़ैसला कर सके अपने लिए कि वो किसके पास रहना चाहता है, वो कौन उसका ख़्याल ज़्यादा रख सकता है। तो हाँ, कोर्ट उसकी प्रेफ़रेंस को कंसिडर करेंगे और आप बच्चे की स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करा सकते हैं, ठीक है? हुँ, इसमें ये है कि केस लॉ हर किस्म का हमने देखा है कि 8 साल की उम्र वाले बच्चे की भी स्टेटमेंट को कंसिडर किया गया है। कोर्ट उस टाइम पे खुद भी ऑब्ज़र्व करता है, जो मुलाकातें होती हैं ना उस कोर्टों के अंदर, वो जी, कभी-कभार जजेस की प्रेज़ेंस में भी होती हैं। जज उधर सामने बैठे हुए होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि बच्चा माँ-बाप के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। तो हुँ, वो उसमें आप और अगर कोर्ट जो है वो बच्चे की स्टेटमेंट लेना चाह रहा है, तो वो बच्चे से सवाल-जवाब करेंगे, उससे उनको समझ आ जाएगी कि बच्चा अक्ल है बच्चे में, सोच समझ हुँ, मतलब समझदार बच्चा है। हुँ। अम, तो हाँ, उस सिचुएशन में कोर्ट जो है बच्चे की स्टेटमेंट को कंसिडर करेगा। ठीक है। अम, तो जैसे आपने पहले सवाल में थोड़ा-सा हमें बताया था कि कस्टडी पे नाना-दादा भी क्लेम कर सकते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि एक पेरेंट जो है वही क कस्टडी या गार्डियनशिप के लिए फाइल करे कोर्ट में?
या फिर ये जैसे नाना दादा हो गए या फिर कोई और घर वाले हो गए, क्या वो बच्चे की लेकिन जो कस्टडी के लिए फाइल कर सकते आप इसको इस तरह से समझें कि एक मतलब एक हायरार्की टाइप सी है हैं? कानून में। माँ है, फिर बाप है, मतलब हम इस तरह समझते हैं ना कि मतलब ये लोग इनकी कि दे आर नो लॉन्गर लिविंग, सो इफ द मदर इज़ लिविंग, द पहला राइट माँ के पास है। हम्म। माँ नहीं है, फिर बाप के पास है। बाप नहीं है, फिर जो नानी होती हैं या खाला होती हैं, उनके पास होता है और इस तरह ये चलता रहता है। तो सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि माँ-बाप ही सिर्फ़ कस्टडी के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। हाँ, नाना-दादा भी कर सकते हैं, खाला भी कर सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट ये देखेगा कि बच्चे का वेलफेयर किसके पास है। ऐसे भी हो सकता है कि बाप ज़िंदा है या माँ ज़िंदा है, लेकिन वो बच्चे का ख़्याल नहीं रख रहे। वो हम्म। बच्चे की ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे। तो उस सिचुएशन में उसके दादा-दादी या उसके नाना-नानी फ़ाइल कर सकते हैं कोर्ट में केस कस्टडी के लिए, और इस बेसिस पे कि भई ये माँ है या बाप है, वो ख़्याल ही नहीं कर रहे। वो देख ही नहीं रहे, बच्चे की नीड्स नहीं पूरी कर रहे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्मी ऑफ़िसर है, ठीक है? हम्म। माँ नहीं है, माँ की डेथ हो गई है, एक आर्मी ऑफ़िसर है और उसको जाना होता है पोस्टिंग्स पे, सियाचिन जाना है या उसको किसी हम्म। दूर-दराज़ किसी इलाके में जाना है। तो उस सिचुएशन में तो कोर्ट कंसिडर करेगा ना कि अगर नाना-नानी कह रहे हैं कि हम बच्चे का ख़्याल रखेंगे, हम बच्चे को बड़ा करेंगे। तो बिल्कुल। एब्सोल्यूट बार कोई भी नहीं है, हम्म। फ़ाइल किया जा सकता है। मतलब आपकी फ़ैमिली में से भी लोग फ़ाइल कर सकते हैं। हम्म। ये नहीं है कि सिर्फ़ माँ-बाप ही को कस्टडी का हक होता है। आपके बाकी फ़ैमिली मेंबर्स का भी हक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। सही, बिल्कुल। तो ऐसा हमने देखा है काफ़ी दफ़ा प्रोसीडिंग्स में कि अगर माँ दोबारा शादी कर लेती है, अगर डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर लेती है और वो कस्टडी के लिए अप्लाई करती है, तो बाज़ औक़ात वो चांसेस जो हैं उनके वो कम हो जाते हैं। तो इसी हवाले से मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या कानून ये डिफ़ाइन करता है कि ये अच्छी माँ है या ये बुरी माँ है या ये अच्छा फ़ादर है या ये बुरा फादर है, सो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है हमारे कानून में? देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इट्स नॉट एग्ज़ैक्टली अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ समथिंग जो कि एज़ अ डिफेंस या इट्स समथिंग जो कि अदर साइड एक्सप्लॉइट कर सकती है। इट्स हुँ। डेफिनिटली अ फैक्टर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हुँ। अगर माँ दूसरी शादी कर ले, ठीक है? तो जहाँ तक बेटे का सवाल है, तो बेटे के हवाले से इश्यू नहीं है, लेकिन बेटी का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें हाँ, उस माँ के चांसेस कम पड़ जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने दूसरी शादी की है, जो मतलब स्टेप फादर होंगे वो नामहरम है बेटी के लिए, हुँ। ठीक है? तो उस सिचुएशन में उनके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो स्टेप फादर हैं, वो बच्चे की मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, मतलब बच्चे क्या पूरे जितने भी हर चीज़ के पैसे दे रहे हैं, बच्चों का ख़्याल रख रहे हैं, उनको ऐसे पाल रहे हैं जैसे वो उनके खुद के बच्चे हैं, तो कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर करेगा और फिर माँ के चांसेस हो सकते हैं कि वो ही कस्टडी रिटेन करे। ठीक है। सिमिलरली, हुँ। और मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा और भी जी, क्लैरिफ़िकेशन जी। दे दूँ कि सिमिलरली अगर बाप भी दूसरी शादी कर ले, ठीक है? तो उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ कोर्ट ये समझता है कि जो माँ का प्यार है वो उसका कोई नेमुल बदल मतलब नहीं उस है। हाँ, उसका कोई नेमल-बदल नहीं है। आप एक माँ का प्यार जो है वो स्टेप माँ मतलब स्टेप मदर नहीं दे सकती। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इट मे ठीक बी है। पॉसिबल, कानून के हवाले मतलब कानून के उसमें मैं कह रही हूँ कि उसमें ये इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। लेकिन लाइक आई सेड द लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड, कानून बिल्कुल भी अंधा नहीं है, वो इन चीज़ों को देखता है, जजेस भी इन चीज़ों को देखते हैं। अगर हुँ। जो है स्टेप मदर जो है वो बहुत ख़्याल रखती है, मदर के पास इतनी कैपेबिलिटी, जो असल माँ है वो बीमार है, वो नहीं ख़्याल रख सकती या उनके कोई इश्यूज़ हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो अ, हुँ। बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती। तो फिर ऑब्वियसली उन सर्कमस्टेंसेस में द कस्टडी विल गो टू द फादर एंड द स्टेप मदर। ठीक है। तो मरियम, आपने जब वेलफेयर को एक्सप्लेन किया तो आपने कहा कि एजुकेशन का ख़्याल रखा है अगर पेरेंट या फिर हेल्थ का और इन तमाम चीज़ों में, तो
एक हमारे माशरे में है कि अगर किसी के पास जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो थोड़ी स्टेबल जिंदगी गुजारेंगे। तो क्या बहुत जरूरी है अगर एक माँ है जिसको कस्टडी चाहिए तो उसका भी फाइनेंशियली वेल ऑफ होना, ताकि कोर्ट जो है वो कंसिडर करे कि इनको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जी, आपका सवाल ये है कि कि माँ की जी फाइनेंशियल। फाइनेंशियल सिचुएशन को क्या कोर्ट कंसिडर करता है, या उससे क्या उनके चांसेस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं ऑफ जी। गेटिंग कस्टडी या गार्डियनशिप। मैं जी। आपको ये कही थी कि देखें, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द फादर टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस, ठीक है। हाँ, लेकिन माँ अगर फाइनेंशियली केपेबल है बच्चों का ख्याल रखने के लिए, और बच्चों की सारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए अगर माँ अवेलेबल है और वो कर सकती है, तो उसको भी कोर्ट टेक इनटू कंसिडरेशन करेगा। कोर्ट देखेगा इस चीज को कि हाँ, माँ के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो बच्चों की हर नीड पूरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल फीस माँ खुद पे कर रही है और उसकी बाप पे कोई रिलायंस नहीं है, तो that is something that will go in her favor, but the responsibility is of the father. So in the situation where the father is not providing for the maintenance and the mother is not financially stable, so the court is not going to say कि, oh, the mother cannot look after the child, so the custody cannot go to her. ठीक है। तो वैसे तो आई मीन हर केस बाय केस ही डिसाइड होता है, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। हम्म लेकिन अगर आप हमें ये बताएं कि क्या रुझान है हमारे पाकिस्तान के कोर्ट्स में कि क्या मदर की चांसेस मतलब ज्यादा होते हैं या फिर फादर के चांसेस ज्यादा होते हैं? क्या ये मतलब इस हवाले से अगर आप बात करें। देखिए, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि माँ के चांसेस ज्यादा होते हैं टू गेट द कस्टडी, ठीक है। हम्म। लेकिन हर किस्म के सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। इट रियली डिपेंड्स कि आप किस तरह से परसू करें केस को, क्या आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस मिल रही है कि नहीं, ठीक है। क्या आप ओवर टाइम पीपल ऑल्सो लूज इंटरेस्ट, दिस इज अ प्रॉब्लम कि हम्म। इतनी लंबी लीगल फाइट नहीं कोई लड़ना चाहता। तो मैंने दोनों दोनों चीजें देखी है। मैंने ये भी देखा है कि एक बेटी की कस्टडी माँ के होते हुए बाप को अवॉर्ड की गई है, हम्म। और मैंने ये भी देखा है कि बेटों की कस्टडी, ऑल्दो हिजानत की एज निकल गई है, हम्म। वो माँ को अवॉर्ड की गई है, वो माँ के पास ही है, ठीक है। तो ये दोनों किस्म के सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। कोई एब्सोल्यूट वो नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमारे मुल्क में ऐसी चीज है, और काफी मुल्कों में होता है कि प्रेफर यही किया जाता है कि माँ के पास कस्टडी हो, बिकॉज माँ तो माँ होती है, वो हम्म। बच्चों का जितना ख्याल रख सकती है वो उतना कोई भी नहीं रख सकता। सही। ठीक है। तो हम्म इसी से जुड़ा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हम्म कोर्ट जो है या हमारा कानून वो एक आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया था इस हवाले से, बट अगर आप दोबारा इस पर थोड़ा सा वजाहत करें कि मेल अगर माइनर है और फीमेल माइनर है, यानी अगर बेटी है और बेटा है, तो क्या उसको कानून डिफरेंटली देखता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट कानून जो है उसमें डिफरेंशिएट जरूर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिजानत की एजेस का होता है इसमें कि बेटे की हिजानत की एज फर्क है, बेटी की हिजानत की एज फर्क है, ठीक है। उसके अलावा हमने जो बात की है कि अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो उससे बेटे की कस्टडी पे शायद फर्क नहीं पड़े, लेकिन बेटी की कस्टडी पे पड़ सकता है। बाप अगर दूसरी शादी कर ले तो खैर दोनों की कस्टडी को इफेक्ट कर सकता है। सो हाँ, कानून डिफरेंटली व्यू करता है। लेकिन हमने लाइक आई सेड, मैंने दोनों सिचुएशंस देखी हैं कि बेटे की कस्टडी माँ के पास रिटेन हुई हुई थी, बेटी की कस्टडी, छोटी बेटी मतलब दूध पीती बच्ची की कस्टडी बाप के पास थी, और उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया था फॉर एक्स वाई जी रीजंस, ठीक है। तो ये जो इसमें जो केस बाय समझने वाली केस बात है ना, बेसिस वो पे। जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो फैमिली कोर्ट होता है
और जो बच्चों की कस्टडी का मामला होता है ना, उसको अक्सर औकात लोग बहुत मुश्किल और बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम्म। इसमें जानबूझ के, आई फील कि जानबूझ के इट इज मेड मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर डिफिकल्ट, व्हेन एक्चुअली इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जो हम्म। फैमिली कोर्ट्स होते हैं ना, वो दे ऑपरेट वेरी डिफरेंटली एज अपोज टू सिविल कोर्ट्स। हम्म। जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, उसकी प्रोविजंस तक फैमिली कोर्ट पे अप्लाई नहीं करती। कानून शहादत की प्रोविजंस फैमिली कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं करती बाय हम्म। लॉ। हम्म। एक स्टैट्यूटरी बार है, हम्म। ठीक है। तो इसलिए इसको लोग बहुत मुश्किल बना देते हैं अपने वेंडेटास की वजह से। हम्म। कभी कभार वकील भी बहुत इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं फॉर एक्स वाई जी रीजन। लेकिन इसको करना नहीं चाहिए, और ये एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल। जितना इसको बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपने बात की कि ये इतना मुश्किल नहीं है और जितना इसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त कहा। तो इसी के हवाले से अगर आप ये एक बिल्कुल कानूनी सवाल नहीं होगा, बट एक जनरल सवाल होगा हमारे लिसनर्स की नॉलेज के लिए, कि अगर आप एक्सप्लेन करें कि एक पेरेंट या फिर एक बच्चा जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ठीक है, तो उसमें अगर आप बताएं कि क्या फर्क पड़ता है मेंटल हेल्थ पे, कितना मुश्किल होता है एक पेरेंट के लिए या एक बच्चे के लिए। और हैविंग सेड दैट, अगर आप ये भी बताएं कि जब बच्चे आते हैं कोर्ट में, क्योंकि जजेस उनसे मुलाकात करते हैं, वो खुद असेसमेंट करते हैं और वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखते हैं, तो क्या कोई ऐसे निज़ाम है, कोई ऐसे सेपरेट रूम्स हैं बच्चों के लिए जिसमें उनको रखा जाए जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही हो या इस तरह का? क्योंकि आप बच्चों को बहुत कम उम्र में भी एक्सपोज नहीं कर सकते ना इस तरह की अ, उसमें प्रोसीडिंग्स में, तो इसके हवाले से आप बात करें। देखिए, जो मेंटल, जैसे कहते हैं ना कि मेंटली टैक्सिंग प्रोसीडिंग्स होती हैं, जी। कस्टडी वाली जी। प्रोसीडिंग्स, बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी, ठीक है। अ, बच्चों के लिए जाहिर है बहुत इम्पैक्टफुल होती है। आप एक कोर्ट में आ रहे हैं, ऑलरेडी बच्चा कितना ट्रॉमेटाइज हुआ हुआ होता है कि माँ बाप साथ नहीं है, अलग अलग रह रहे हैं। फिर हर सर्कमस्टांस आपको देखना होता है, वो तो केस टू केस होता है कि आप किस किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं, किन सर्कमस्टांसेस में उनकी डिवोर्स हुई है, किन सर्कमस्टांसेस माँ बाप अलग हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई सेक्सुअल अब्यूज है उस केस में, या फॉर एग्जांपल बाप जो है उसने दूसरी शादी कर ली है और वो मुल्क छोड़ के चला गया है, या वो दूसरी शादी करके किसी और घर में रह रहा है, मतलब सेम सेम सिटी लेकिन कहीं और रह रहा है, जी। उसके और बच्चे हो गए हैं। तो ये इन चीजों का बच्चों पे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने एक केस पे काम किया था जिसमें बेटों की कस्टडी माँ के पास थी। बाप ने दूसरी शादी भी कर ली थी, बाप की दूसरी शादी से दो बच्चे भी हो गए थे। और वो अ, फिर उसने पहले उसने एक दफा फाइल किया था केस कस्टडी का इन बच्चों के लिए, वो उसने विड्रॉ किया। फिर उसके बाद 5 साल बाद उसने फिर से केस फाइल कर दिया। अब ऑब्वियसली आई कैन नॉट से कि उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था, उसने क्यों दूसरी दफा फाइल किया। हम्म। लेकिन मतलब असूलन उसको नहीं करना चाहिए था उसने, क्योंकि वो सर्कमस्टांस बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। वो बच्चों से मैं मिली थी जब, तो वो हम्म। बहुत अपसेट थे, वो रोते थे, वो कहते थे भैया हमें नहीं मिलना इनसे, हम जी। नहीं बाप से मिलना चाहते, उसने जी। हमें छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है। बच्चों हम्म। को अबैंडनमेंट फील होती है, निग्लेक्ट फील होती है। फिर अगर हम्म। आपने दूसरी शादी कर ली है और आपके दूसरी शादी से और बच्चे हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके अंदर वो सारे बच्चों को बहुत प्यार मोहब्बत से रखते हैं, अपनी पुरानी बीवी या मतलब एक्स वाइफ हो या अगर फर्स्ट वाइफ हो तो उसका भी बहुत ख्याल करते हैं, वो सर्कमस्टांसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो जब ये बात कोर्ट तक पहुंचती है तो बात काफी बिगड़ी हुई होती है। उसके बाद जाहिर है कोर्ट में बच्चों को आना, वो जब कोर्ट में माँ बाप से मिलें, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आई कैन ओनली टेल यू अबाउट द कोर्ट्स ओवर हियर जो कराची में हैं। कोर्ट्स यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट एक अलग से जगह बनाई हुई है, विजिटेशन रूम है, वहाँ पे आप माँ बाप जो हैं वो विजिटेशन के लिए आ सकते हैं।
मैं खुद पर्सनली कभी किसी ऐसे रूम में गई नहीं हूँ देखने के लिए कि क्या अंदर क्या हालात हैं। लेकिन यस, ये सहूलत अब रिसेंटली ही इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स ये सहूलत जो है वो दी गई है माँ बाप को विजिटेशन के लिए। उनके लिए एक अलग कमरा होता है, वो आराम से बच्चों के साथ मिलके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। यूजुअली 2 या 3 घंटे का टाइम होता है फॉर द मीटिंग। तो वो उनके पास ये जगह है आराम से मिलने के लिए। ठीक है। सो अगर आप हमें ये बताएं कि अगर कोई भी पेरेंट जो है अलैदगी के बाद वो कस्टडी या गार्डियनशिप के लिए फाइल नहीं करते, ठीक है, लेकिन फिर जब बच्चा 18 साल का हो जाए उसके बाद अगर कोई पेरेंट कस्टडी या गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करता है, तो उस सिचुएशन का अगर आप बताएं, क्योंकि बच्चा माइनर तो नहीं रहा, मतलब अब तो वो देखिए, मेजर हो गया है। 18 साल की उम्र के बाद कस्टडी के लिए आप फाइल मतलब अगर कर भी लें तो वो डिसमिस होगी आपकी एप्लीकेशन, बिकॉज 18 साल की उम्र के बाद जो है बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है कि वो माँ के साथ रहना चाहता है, बाप के पास रहना चाहता है। अगर माँ बाप के पास नहीं भी रहना चाहता, वो दादा दादी के पास भी रह सकता है। और लेकिन ये है कि जो बेटी होती है वो बेशक 18 साल की हो जाए, लेकिन उसकी फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी शादी तक बाप के ऊपर होती है। ये इस पे दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल यू। ठीक है, ठीक है। सो अगर जैसे अगर एक माँ ने फाइल की है कस्टडी और उनको मिल गई है गार्डियनशिप और हम्म। कस्टडी, तो अब जो दूसरे उनके वालिद हैं जिन्होंने जो जो केस हार गए हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? क्या जैसे आपने विजिटेशन राइट्स के हवाले से बात की कि मतलब वो मुलाकात कर सकते हैं बच्चों, क्या वो उनको जरूरी है कि वो मिलें या नहीं मिलें? तो रेमेडीज के बारे में अगर आप बताएं कि उनके पास क्या रेमेडीज मौजूद देखिए, अगर आपकी ट्रायल कोर्ट में कस्टडी का केस आप हार गए हैं तो आप उसको अपील कर सकते हैं। आपकी अपील फाइल हो सकती है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है अपील। उसके आगे भी आपके पास पूरा चैनल है अपील का, सो अपील का फोरम इज देयर, यू कैन ऑलवेज अपील दिस डिसीजन। जहां तक विजिटेशन की बात है तो इसमें जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था, कोर्ट कभी भी एक बच्चे को अपने माँ या बाप से डिप्राइव नहीं करेगा। है? तो बेशक कस्टडी वो अवॉर्ड कर दे माँ को या बाप को, लेकिन विजिटेशन जो है वो दूसरे पेरेंट को दी जाएगी, या वीकेंड पे कोई जगह स्पेसिफाई कर देंगे, कोर्ट ही कर देंगे, या बोलेंगे कि आप वीकेंड पे बेटा या बेटी जो है वो वहां पे बाप के पास रहे या माँ के साथ, whoever जो लूजिंग पार्टी है इस केस में। एंड अमूमन व्हाट द कोर्ट्स डू इज दैट कि वो एक स्केड्यूल बना देते हैं। हम्म, स्केड्यूल बना देंगे कि जिसमें वो डिफाइन करेंगे कि 2 हफ्ते माँ के पास, फिर एक वीकेंड बाप के पास, फिर 2 हफ्ते माँ के पास, फिर ईद के ऊपर डिफाइन कर देंगे कि इतने घंटे ईद पे बाप के पास जा सकती है, बच्चा मिलने जा सकता है माँ बाप को। हॉलीडेज का डिफाइन कर सकते हैं। बट दिस इज मोर रिसेंट, जो मैंने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि कोर्ट ने डिफाइन करना शुरू कर दिया स्केड्यूल्स के हम्म, किन सर्कमस्टांसेस में बाप के पास होगी, किन सर्कमस्टांसेस में माँ के पास होगी, और विजिटेशन उन्होंने डिफाइन की हुई होती है। बट दैट वुड ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, इट्स नॉट हम्म। नेसेसरी कि हर बंदे को सेम ही मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम्म। आई थिंक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे उनको कवर कर लिया, लेकिन अगर हमारी इस एपिसोड में कोई चीज़ जो मिस आउट हो गई है या फिर कोई मैसेज आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें मरियम, तो फिर आप ज़रूर उस बारे में बात करें। देखिए, मेरा मैसेज ये है कि मतलब although I assume कि people would only be really interested in listening to this podcast if they're suffering from this problem, या हम्म, अगर कोई लॉ स्टूडेंट हो या कोई इंटर्न हो जो हम्म, कि समझना चाह रहा है कस्टडी के इश्यूज को। जी, लेकिन देखें, बात ये है कि मैं जैसे मैंने पहले बोला है कि इन मैटर्स को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट किया जाता है। हम्म, नहीं करना चाहिए। मैंने खुशबत, आपने तो मेरे साथ काम किया है, सो जी, यू नो कि जी, मैंने काफी ओकेजन्स पे बोला है कि जो कस्टडी के केसेस होते हैं वो मुझे मतलब जी, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नहीं करूँ। हम्म, क्यों? क्योंकि वो
आई पर्सनली फील कि वो सिर्फ माँ बाप के लिए भी टैक्सिंग नहीं होते, वो हर जो बंदा उसमें इन्वॉल्व होता है ना उनके लिए टैक्सिंग होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल का बायस बनते हैं वो। जी। और उसमें काफी काफी दफा एटलीस्ट मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि इसमें जो बंदा आपका केस हैंडल कर रहा होता है ना, जो आपका वकील है, वो भी काफी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट शुड नॉट बी सो कॉम्प्लिकेटेड. I've experienced, I'm not going to name anyone, but मैंने रिसेंटली एक केस पे जिसमें मैंने काम किया था, उसमें आई नो फॉर अ फैक्ट, और ये चीज कोर्ट ने भी इस ओपिनियन को एंडोर्स किया है कि जो अदर साइड का वकील था उसने गलत एडवाइस दिया था. टू द मदर हैड फाइल्ड फॉर कस्टडी, बट इवन द कोर्ट सेड के ही हैड द लॉयर हैड मिस एडवाइस्ड. तो इन केसेस को बहुत सेंसिटिविटी से हैंडल किया जाना चाहिए. माँ बाप के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आप अपने वेंडेटास को या अपने ईगोज को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं केस को आगे लेके जाएं. आपको चाहिए कि आप देखें कि बच्चे की बेहतरी में क्या है. अगर बच्चे की बेहतरी में ये है कि वो दोनों माँ और बाप दोनों उसका ख्याल रखें, दोनों उसको उसकी देखभाल करें, उसको उससे मिलें जुलें, उनके साथ खेलें, उनके स्कूल जाएं, उनकी एक्टिविटीज में पार्टेक करें, तो देयर शुड बी nothing to stop that from happening. If a parent genuinely wants to be involved in the lives of their children, they should not have to fight it out in courts. इन चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए और काफी सेंसिटिवली इसको हैंडल करना चाहिए. एग्जैक्टली. और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी बेहतरी में क्या है, आप ये सोचना चाहिए कि आपके बच्चे की बेहतरी में क्या है. आप बेशक एज अ पेरेंट आप बच्चे को जितना भी क्यों ना लव, अटेंशन और उनकी जितनी भी आप केयर क्यों ना कर लो, but you can never take the place of the other parent. A mother cannot take the place of a father, and a father cannot take the place of a mother. And that is something that people really should consider when they're fighting a case for custody or when they're filing a case for custody. कि इसको जितना amicably resolve कर सकते हैं उसको amicably ही resolve किया जाना चाहिए. इनफैक्ट मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो फैमिली केसेस होते हैं, स्पेशली चाइल्ड कस्टडी केसेस, उनको कोर्ट में बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आना चाहिए. इस मैटर को कोर्ट के बाहर ही सेटल किया जाना चाहिए. कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जैसे मीडिएशन होती है, आर्बिट्रेशन होती है, या कोई सोशल सिक्योरिटी सर्विस होनी चाहिए जो कि इस चीज को टेक ओवर करे, एज अपोज टू कि आप कोर्ट आ रहे हैं, कोर्ट की कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, वहां पे आप सुबह से लेके शाम तक मतलब 2-3 बजे तक बैठे हुए हैं कि आपका केस कॉल हो, आपके बच्चे भी आपके साथ बैठे हुए हैं. बहुत ही डिप्रेसिंग और सैड circumstances हैं. बहुत इट्स रियली सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. फैमिली कोर्ट्स का जब भी मेरा चक्कर लगा है, मैं कभी भी मतलब बेशक मेरा उस दिन केस में मैं जीत गई हूँ, मेरी एप्लीकेशन अलाउ हो गई है, मेरा बहुत अच्छा दिन गुजरा है, लेकिन उसको देख के हमेशा मेरा दिल बैठता है कि इतनी सेंसिटिव चीज है, लेकिन उसको देयर इज नो एम्पैथी. इट्स जस्ट रियली सैड टू सी how things turn out. बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा. और इसी के साथ हम अपने एपिसोड की इख्तिताम पर आप पहुंचे हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, हमारे साथ इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए. एंड आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स जो हैं वो भी आपकी इस नॉलेज से बेनिफिट करेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे और सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे जो आपने कहा कि बहुत ही सेंसिटिवली इसको हैंडल करना चाहिए और बिल्कुल इसको अपना ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बच्चे के लिए जो सही है उस हवाले से सोचकर कि आपने केस को आगे बढ़ाना है. सो थैंक यू मरियम. No problem. Thank you so much for having me. It's been a pleasure.